चैप्टर नंबर 5 बेटा हमारा शेयर कैपिटल के ऊपर है। शेयर कैपिटल का जरा मेरे से थीम सुन लें, उसके बाद फिर आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना इसको बड़ा आसान होगा। बेटा शेयर का तो सबको पता होगा कि नहीं पता? शेयर एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर बाकायदा आपका नाम, एक स्पेसिफिक नंबर लिखा होता है और जितने शेयर्स हों वो उसके बंदे के ऊपर उसका नाम लिखा होता है कि जनाब एक स्पेसिफिक एक अलग से एक नंबर, सीरियल नंबर चल रहा होता है, तो उनको हम लोग कहते हैं जनाब ये शेयर है। इसके पास हकीकत में ये राइट, जिसके पास वो होगा उसके पास राइट होगा कि वो कंपनी का इतने % जो है वो प्रॉफिट, जितने भी वो शेयर्स बनेंगे पर शेयर के ऊपर जितना भी प्रॉफिट आएगा वो हासिल करने के लिए इंटाइटल्ड है। अब शेयर के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जनाब ये ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकते हैं, बेच सकते हैं। डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होता है, सीरियल नंबर होता है, ठीक है, जिसके नाम हो उसका नाम लिखा होता है, अकाउंट नंबर लिखा होता है, उस अकाउंट के अंदर उसके हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं। अब ये सारा कुछ जितने भी मार्केट के अंदर जितने शेयर्स किसी कंपनी के अवेलेबल हैं, उन शेयर्स की कीमत को अगर हम लोग मिला लें तो मेरे पास बन जाता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में से अगर मुझे शेयर निकालने हो तो मैं निकाल सकता हूँ, या शेयर में से शेयर कैपिटल निकालना हो तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ। शेयर कैपिटल का मतलब ये है जनाब आपकी कंपनी के पास कितना पैसा है, आसान भाषा के अंदर। अब दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक होता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल और एक होता है पेड अप शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कितना मैक्सिमम कंपनी कितना पैसा रख सकती है अपने पास, कितने के मैक्सिमम शेयर्स हैं। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ के शेयर्स, लेकिन इन 1 करोड़ में से कितने के शेयर्स परचेज किए हुए हैं ऑनर्स ने, कितने के हमें पैसे मिले हुए हैं। फॉर एग्जांपल 50 लाख शेयर्स के हमें पैसे मिले हुए हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना हो गया जनाब? 1 करोड़, और पेड अप कैपिटल कितना हो गया? 50 लाख। ठीक है, अब जितना मेरा पेड अप कैपिटल होगा उसी को मैं कहूंगा दिस इज माय ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी क्या है, स्पेसिफिक, जो कुछ भी आप उसको नाम दे, स्पेसिफिकेशन देख लें, ठीक है, वो क्या होगा मेरा शेयर कैपिटल। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी अगर एक कंपनी के पास उसका शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए का है और मार्केट में उसका एक शेयर 10 रुपए का बिकता है, इनिशियली जो आपकी इनिशियल जो वैल्यू होती है शेयर्स की मार्केट के अंदर वो 10 रुपए होती है पर शेयर, तो 50 लाख के शेयर कैपिटल को जब मैं 10 रुपए पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 5 लाख शेयर्स बनेंगे। अब इन 5 लाख शेयर्स का मतलब ये है कि जिस बंदे के पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो उतने % का होगा उस कंपनी का मालिक। अगर किसी बंदे के पास 2.5 लाख शेयर्स हैं तो उसका मतलब क्या होगा, वो बंदा 50% का मालिक है। ठीक है, अब शेयर की कीमत इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। ओके, अब इस शेयर कैपिटल जो हम पेड अप कैपिटल की बात करते हैं, जो हम कहते हैं शेयर बंदा परचेज करेगा, अब वो कैसे परचेज करेगा? अब बेटा जब भी कंपनी को जरूरत पड़ती है तो कंपनी 2 काम करेगी, या तो कोई लोन जनरेट करेगी, लोन किससे मिलेगा? बैंक से मिलेगा, दोस्तों से मिलेगा, रिश्तेदारों से मिल जाएगा। अगर वो लोन जनरेट नहीं करना चाहती तो वो अपनी ऑनरशिप कहेगी कि जनाब ये पैसे दो और हमारी ऑनरशिप दे, अपने शेयर्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं की जाएगी आपके जैसे जब आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो आपको प्रॉस्पेक्टस मिलता है। याद है कॉलेज में आपने एडमिशन लिया होगा इंटरमीडिएट के अंदर, तो उससे पहले आप अपने एक प्रॉस्पेक्टस लेके आए होंगे, याद है कि नहीं याद आती? नहीं लेके आए थे? लेके आए थे। अब प्रॉस्पेक्टस के अंदर क्या लिखा होता है? एनीबॉडी एल्स? आपने लिया था प्रॉस्पेक्टस, क्या लिखा था उसके अंदर? कंपनी की डिटेल्स थी, मतलब इंस्टीट्यूट की डिटेल्स थी, इसका प्रिंसिपल कौन है, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, वो प्रोस्पेक्टस में सारा कुछ लिखने के बाद एक एंड पे एक फॉर्म होता था, ऐसे ही है ना? उस फॉर्म को हमने फिल करना होता था, प्रिस्क्राइब्ड फीस हमने जमा करवा देनी होती थी, जिस बैंक में उन्होंने कहा था उस बैंक में जाके हम जमा करवाते थे। वो फॉर्म हमारा इस चीज़ का प्रूफ होता था कि जनाब ये हमने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद होता क्या था? उसके बाद होता यह था कि जनाब हमारी मेरिट लिस्ट आगा करती थी कि अच्छा हमें इस कॉलेज में फलां जगह पर एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब वो मेरिट लिस्ट के लिए हम लोग वेट किया करते थे। अब जिन जिनको एडमिशन मिल जाता था वो चले जाते थे, और जिनको एडमिशन नहीं मिलता था वो चुप करके दोबारा फिर से अप्लाई करते थे। लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पैसे की बात है, यहाँ पे ओनरशिप की बात है। सेम रूल वही है कि शेयर्स सब्सक्राइब करवाने के लिए, शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए
या कंपनी को जब भी पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है जिसके ऊपर फॉर्म लिखा होता है, जिसको हम लोग सब्सक्रिप्शन फॉर्म कहते हैं। अब वो सब्सक्रिप्शन फॉर्म फिलअप किया जाता है। फिलअप करने के बाद प्रिस्क्राइब्ड बैंक के अंदर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट पे कर दी जाती है। अब कंपनी का जो शेयर रजिस्ट्रार होगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो कंपनी का शेयर रजिस्ट्रार होगा वो देखेगा कि जी फलां बंदा क्या वाकई इसको शेयर मिलने चाहिए या नहीं। अब वो उसकी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होगी, जैसे ही उसको शेयर मिल जाएगा वो कंपनी का ऑनर बन जाएगा। और जिनको शेयर कैपिटल यानी कि जिनको शेयर नहीं मिलेगा, जिनका अप्रूवल नहीं हो गया एप्लीकेशन, उनके अकाउंट में दोबारा वापस उनके पैसे उनके रिटर्न कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब जैसे किसी बंदे को शेयर मिलेगा, अब वो बंदा कंपनी का ऑनर है। अब वो बंदा कंपनी का ऑनर होने के नाते क्या करता है, डिविडेंड को एंजॉय करता है। ठीक है, अब उन शेयर्स के बारे में बेटा हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन करेंगे शेयर कैपिटल के अंदर। छोटा सा चैप्टर है लेकिन है मजे का, देखिएगा। शेयर का मतलब क्या, सबसे पहले जनाब कहते हैं जी शेयर का मतलब यही है, शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कि शेयर कैपिटल में किसी बंदे का कितना हिस्सा है। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नंबर 1, ये आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर राइट्स और ऑब्लिगेशंस लिखे होते हैं और ये ट्रांसफरेबल होता है एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ, और वो भी आर्टिकल्स में मैनर्स उसके लिखे होंगे कि आप कैसे इसको ट्रांसफर करेंगे। गॉट इट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। शेयर मस्ट बी पेड फॉर, इट मस्ट बी पेड फॉर फुल इन फॉर्म व्हेन इट इज अलॉटेड टू द शेयर होल्डर। कहते हैं जी फुल, यहाँ पे एक टर्म आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे, फुल पेमेंट। एक होता था आपका कंपनीज एक्ट 2017 से पहले ना कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 हुआ करता था, उसके अंदर पार्शियल पेड शेयर्स भी हुआ करते थे। पार्शियल पेड का मतलब ये है 10 रुपए का एक शेयर है, किसी बंदे ने 2.5 लाख शेयर परचेज किए, उसको कितने पैसे देने चाहिए, 10 रुपए का एक शेयर है, 25 लाख। किसी बंदे ने 2,50,000 शेयर परचेज किए, उसको कितने पैसे देने चाहिए, 25 लाख। 25 लाख उसको देना चाहिए। लेकिन वो बंदा 25 लाख नहीं देता, वो बंदा देता है 20 लाख रुपए। अब उसने 50,000 शेयर्स के पैसे नहीं दिए, लेकिन उसके नाम हमने कितने लिख दिए, 2.5 लाख शेयर्स। उसने पैसे कितने के दिए, 2 लाख शेयर्स के, नाम कितने लिख दिए, 2.5 लाख। हम क्या कहेंगे, 50,000 शेयर पार्शियल पेड है, या ये दो जो 2.5 लाख शेयर्स हैं ये पार्शियल पेड है, कि इनमें से कुछ पैसे आगे कुछ पैसे रहते हैं। उसमें बड़े झमेले होते थे, तो कंपनीज एक्ट ने आके उस चीज को ठीक कर दिया और कहा कि भाई साहब ये जो पार्शियल पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको भूल जाओ। अब आइंदा के बाद जितने पैसे दोगे उतने शेयर्स तुम्हें मिल जाएंगे। 2.5 लाख शेयर चाहिए, 25 लाख रुपए दे दो। 20 लाख रुपए दोगे, सिर्फ 2 लाख शेयर्स मिलेंगे, यानी कि फुली पेड शेयर होंगे। अब पार्शियल पेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो वही बात बता रहा है कि आप शेयर्स जो है वो फुली पेड होते हैं, उसमें पार्शियल पेड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आइंदा के बाद। फिर कहता जी एवरी शेयर इन आवर कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स डिस्टिंक्टिव नंबर। जैसे मैंने आपको बताया, हर शेयर के ऊपर एक अलग से अपना नंबर लिखा होगा। उसके बाद अ सर्टिफिकेट इशूड इन फिजिकल फॉर्म under signature of authorized officer of the company as may be specified or issued in a book entry. For example, in explanation, electronic shall be main evidence of the title of the person to such shares. मेरा ख्याल है कि जब मेरे पास एक कॉपी पड़ी हो शेयर की, तो आप लोगों को दिखाते हैं इंशाल्लाह, कल आपको दिखाऊंगा मैं कि शेयर जो दिखने में कैसा आता है डॉक्यूमेंट। तो अब यहाँ पे कहते हैं ना, आपके पास इसकी जो एक कॉपी है, वो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो अपना साइन करके, वो अपने साइन मतलब बाय हैंडराइटिंग भी कर सकता है, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम मतलब इशू कर सकता है अपनी तरफ से, इशू बाय फला फला फला, तो वही उसके साइन होते हैं। ठीक है, तो वो इशू करेगा, जिसके पास होगा, जिसको मिलेगा इशू करेगा, तो वही आपका शेयर्स कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद नाम द मैनर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स, द फॉर्म ऑफ सच सर्टिफिकेट एंड अदर मैटर्स मे बी स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कि किस तरह से आपने शेयर इसको ऑफर करने, सारा कुछ इसमें लिखा होगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगली बात यहाँ पे डिस्कस करा जी, इशुएंस ऑफ शेयर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑफरिंग शेयर्स बाय कंपनी। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, इसका प्रॉपर कितना जो होता है कंपनी के अंदर ओनर बनने के लिए, प्रोस्पेक्टस, फॉर्म सब्सक्रिप्शन, उसके बाद शेयर्स की अलॉटमेंट। जैसे ही शेयर्स अलॉटमेंट होती है उसके बाद सारे के सारे मेंबर बनने के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। तो कहता है जी हकीकत में इशुएंस ऑफ शेयर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑफरिंग शेयर्स बाय द कंपनी, देन पीपल और प्रमोटर्स पे फॉर द शेयर्स। उन्होंने कहा जनाब हमने कंपनी के 2.5 लाख शेयर इशू करने हैं, सबसे पहला काम क्या जी, शेयर इशू करना, उसके लिए फिर प्रोस्पेक्टस बनाना, लोग उसको पे करेंगे, पेमेंट करके शेयर ओनरशिप हासिल करेंगे।
तो पहला काम issuance of share is the first step of offering share by the company, then people or promoters pay for the shares. This is termed as subscription of share. याद है मैंने क्या कहा था, सब्सक्रिप्शन फॉर्म होता है। सब्सक्रिप्शन फॉर्म का मतलब ये है कि जनाब आपके शेयर सब्सक्राइब करवाए जाएंगे। शेयर परचेज की जगह पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, शेयर सब्सक्राइब। बेटा लीगल वर्ड बच्चों का 40 प्लस में पेपर फेल होता है और उसके फेल होने की मेन रीजन होती है लीगल वर्ड्स। अगर आप लीगल वर्ड्स यूज नहीं करेंगे समझेंगे आप गए। अगर आपने लिख दिया कि नाम शेयर परचेज या शेयर वर एक्वायर्ड तो सी लॉ के अंदर उसको गलत माना जाएगा। आप क्या लिखेंगे, सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि आपने सब्सक्रिप्शन फॉर्म से शेयर परचेज किए। अगर आपको शेयर ट्रांसफर हुए हैं तो वो आपने शेयर सब्सक्राइब नहीं किए, वो ट्रांसफर हुए हैं आपको। समझे बात को? मिसाल के तौर पर मैंने शेयर फॉर्म फिल करके शेयर अपने नाम पर ट्रांसफर करवाया, अपने परचेज किए, मैंने शेयर सब्सक्राइब किए होंगे। अगर मैं ये शेयर ट्रांसफर कर देता हूं अली को, अपना उमैर को, तो उमैर ये नहीं कहेगा कि मैंने शेयर सब्सक्राइब किए। उमैर क्या कहेगा, मैंने शेयर एक्वायर किए या ट्रांसफर हुए। तो ट्रांसफर में और सब्सक्रिप्शन में थोड़ा सा फर्क है, इस चीज का बड़ा ध्यान रखना आपने। इसके बाद कहते हैं आपके पास एंड फाइनली शेयर्स आर अलॉटेड टू रिस्पेक्टिव नेम्स ऑफ एप्लीकेंट्स, दिस इज टर्म्ड एज पेइंग अप ऑफ द कैपिटल। अब ऑथराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, जिसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कौन सा होता है जी। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो होता है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स एक कंपनी अपने पास रख सकती है। और बेटा याद रखिएगा, मैक्सिमम का मतलब होता है कि इसका पेड अप कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। कि कंपनी ने कहा कि जनाब मैं 1 करोड़ रुपए तक शेयर कैपिटल अपने पास रख सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं 50 लाख रुपए शेयर कैपिटल रख रही हूँ। 50 लाख के शेयर मैंने इशू किए हैं, तो 50 लाख रुपए के शेयर कैपिटल मेरे पास है। अब कंपनी अगर मजीद अपने शेयर इशू करना चाहती है तो मजीद कितने कर सकती है, 50 लाख इशू कर सकती है। फिर उसके शेयर जितने भी होंगे सारे के सारे करोड़, जितना जितना उसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है उतना उसका पेड अप कैपिटल हो जाएगा। अब मजीद कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती क्योंकि उसको ऑथराइज कितने किए गए थे, 1 करोड़ रुपए के शेयर। गॉट इट? समझ आई बात की? देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल याद रखिए बेटा एमसीक्यूज के लिए। ऑथराइज्ड का दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल कैपिटल। means such capital as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital of the company। कि कंपनी मैक्सिमम कितने पैसे ले सकती है आवाम से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब उस मैक्सिमम लिमिट में से अगर हमें कुछ पैसे मिल गए हैं वो हमारे लिए क्या होगा, पेड अप कैपिटल। देखिए the nominal value of shares that have been issued to shareholders, this amount may be equal to or less than authorized share capital but cannot exceed it. This is called allotted shares। यहां पे दूसरा नाम इसका क्या है जी, पेड अप कैपिटल। गॉट इट? मेरी कंपनी ऑथराइजेशन कितने की थी, 1 शेयर 10 रुपए का, मैक्सिमम मैं 10 लाख शेयर इशू कर सकता हूं। तो मेरा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितना बन गया, 1 करोड़ रुपए। 10 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपए पर शेयर, 1 करोड़ रुपए। अब इसमें से मैंने 5 लाख शेयर इशू कर दिए, लोगों से पैसे ले लिए 5 लाख रुपए। अब 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 50 लाख रुपए मेरे पास क्या बन गया, मेरा पेड अप कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल। समझ रहे बात को? अब मुझे मजीद पैसों की जरूरत है, मैंने 2 लाख शेयर मजीद इशू कर दिए। अब मेरा पेड अप कैपिटल कितना बन गया, 7 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि 70 लाख रुपए मेरा पेड अप कैपिटल बन गया। अब मुझे मजीद पैसों की जरूरत पड़ी, मैंने 3 लाख शेयर मजीद इशू कर दिए। अब मेरा पेड अप कैपिटल कितना बन गया, 1 करोड़, और ऑथराइज कितना है, 1 करोड़। अब मुझे मजीद पैसों की जरूरत है। अब मैं शेयर अगर इशू करूंगा तो मैं गलती करूंगा, शेयर इशू नहीं कर सकता। रीजन सिंपल सी ये है कि जनाब जितना मेरा ऑथराइज कैपिटल था ये मैक्सिमम लिमिट थी, इसके ऊपर मैं पेड अप के लिए नहीं जा सकता। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, इसके बाद जनाब आपके पास फुल्ली पेड शेयर्स, ये भी इस चीज के बारे में, अच्छा वो पब्लिकेशन की बात करते हैं पहले। पब्लिकेशन ऑफ शेयर्स ऑथराइज्ड एंड पेड अप कैपिटल। देखिए बेटा
वेयर एनी नोटिस, ये पूरे का पूरा मैंने जो आपको प्रोसेस बताया ना, पूरे चैप्टर उसी चीज पे है। देखिए, वेयर एनी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और अदर ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ अ कंपनी कंटेन्स अ स्टेटमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी, such notice, advertisement or other official publication shall also contain a statement in the equal prominent position and in equal conspicuous character of the amount of the paid up capital। कि जब कंपनी ने नोटिस भेजना ना कि सर हम इतना जो है वो शेयर इशू कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, साथ वो ये भी लिखेंगे कि हम कितने शेयर ऑलरेडी इशू कर चुके हैं। समझ रहे बात को? अगर मुझे मजीद मैंने 3 लाख शेयर इशू करने हैं तो मैं वहां पे मेंशन करूंगा कि मेरा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 10 लाख शेयर थे, जिसमें से मैं 5 लाख ऑलरेडी इशू कर चुका हूं। पेड अप कैपिटल मेरा कितना? 5 लाख। अब मैं 3 लाख मजीद इशू कर रहा हूं। ये सारा कुछ उस स्टेटमेंट के अंदर लिखा होगा। जिस ऐड के अंदर लिखा होगा ना कि जनाब इतने शेयर इशू कर रहा हूं, उसी ऐड के अंदर लिखा होगा कि मैं ऑलरेडी कितने शेयर इशू कर चुका हूं। गॉट इट? समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसके बाद कहता है जी, a company which makes default in complying with the requirements of above and every officer of the company who is party to the default shall be liable to penalty not exceeding of level 1 of the standard scale। level 1 की पेनल्टी आपके पास तकरीबन 25,000 रुपए की पेनल्टी होती है। कहता है जी, जिस बंदे ने ये ना लिखा हुआ, ना बताया हुआ, उसके ऊपर हम लोग पेनल्टी चार्ज करें, उस कंपनी के ऊपर भी और उस कंपनी के हर उस ऑफिसर के ऊपर जिसका काम था इसको लिखना। गॉट इट? इसके बाद देखिए जी, फुली पेड शेयर्स, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में हुआ करता था कि आप पेमेंट आधी कर दें, आधी बाद में कर दीजिएगा, लेकिन शेयर हमारे से ले लें। लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 ने आके इस चीज को रिपील कर दिया। किस चीज के लिए? कि जनाब अब कोई मजाक नहीं है पार्शियल पेमेंट का, अब फुली पेड शेयर हो। ठीक है, देखिए, अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल इशू ओनली फुली पेड शेयर्स। Many years ago, it was allowed to issue partially paid shares, but now companies can only issue fully paid shares. Example देखिए, ABC Limited, a public company has authorized share capital of 8 लाख, ordinary shares of rupees 10 each, तो टोटल उसका कितना बन गया ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल? 80 लाख रुपए। द नॉमिनल वैल्यू, अच्छा नॉमिनल वैल्यू आपके पास क्या चीज़? नॉमिनल वैल्यू मतलब होता है फर्स्ट टाइम जितने पे आपका शेयर बिका मार्केट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल वैल्यू। अब अगर इस नॉमिनल वैल्यू से आपकी वैल्यू ऊपर होती है तो हम उसको प्रीमियम कहते हैं, शेयर प्रीमियम। वर्ड ये आपने सुना होगा, ऑर्डिनरी शेयर और शेयर प्रीमियम। याद है ना? प्रीमियम वैल्यू के ऊपर और उसकी नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। नॉमिनल वैल्यू जिस पे आपका शेयर फर्स्ट टाइम ट्रेड हो, उसके बाद आपकी शेयर की कीमत बढ़ती जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड प्रीमियम वैल्यू। कहते हैं नाम उसकी द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज ₹10 पर शेयर, मतलब पहली दफा जब शेयर निकला तो कितने का निकला? 10 रुपए का निकला। द इशूड शेयर कैपिटल इज 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑल ऑफ दीज 4 लाख शेयर्स आर फुली पेड। 8 लाख शेयर्स थे कंपनी के, 10 रुपए का एक शेयर था, 80 लाख रुपए उसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इसमें से 4 लाख रुपए कंपनी ने क्या किया? इशू कर दिए 4 लाख शेयर्स। तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 40 लाख रुपए के जो शेयर्स हैं वो पेड अप कैपिटल बन गया कंपनी। ठीक है, और ये फुली पेड हो गए। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इज 80 लाख रुपए, इश्यूड शेयर कैपिटल इज 40 लाख रुपए। द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर द अनपेड डेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ कंपनीज लिक्विडेशन इज 0 एज ऑल ऑफ द नॉमिनल वैल्यू इज फुली पेड। इस लाइन का मतलब क्या है? हमने कहा था कि कंपनी की जो लायबिलिटी टू कंपनसेट द लॉस ऑफ द कंपनी है मेंबर्स के लिए, वो लिमिटेड अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड है। कोई भी बंदा पर्सनली लायबल नहीं होगा कंपनी के डेट को क्लियर करने के लिए। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जनाब अगर सारे के सारे कंपनी के शेयर फुली पेड है, 40 लाख का 40 लाख लोगों ने दे दिया हुआ है, तो अब कंपनी ने किसी बंदे से पैसा नहीं लेना। अगर कंपनी को लॉस होता है तो सारे के सारे पैसे गए। लेकिन अगर ये पार्शियल पेमेंट होती कि 40 लाख रुपए के शेयर जो है वो इशू तो किए गए, लेकिन इसमें से मिले हमें सिर्फ 30 लाख रुपए, अभी 10 लाख रुपए के शेयर हमें मिले हैं। ये कंपनी का पैसा है जो उसके मेंबर्स के पास पड़ा हुआ है, और कंपनी को हो जाता है लॉस, तो फिर कंपनी उस मेंबर को कहेगी जिस मेंबर ने भी पैसे देने हैं कि भाई साहब मुझे मेरे पहले पैसे दो।
फिर वो मेंबर उतने पैसे के लिए पर्सनली लायबल होगा कंपनी के लॉस को कंपनसेट करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैंने कंपनी के शेयर परचेज किए, 1 लाख शेयर मैंने परचेज किए, 10 लाख रुपए मैंने पेमेंट करनी थी, मैंने पेमेंट कर दी 8 लाख रुपए की। अब मैंने कंपनी को 2 लाख रुपए देने हैं, कंपनी को लॉस हो गया। अब कंपनी का लॉस कंपनसेट करने के लिए मैं वो 2 लाख रुपए कंपनसेट करने के लिए पर्सनली लायबल हूंगा, जहां से भी लेके आऊं मैंने कंपनी को 2 लाख रुपए देने हैं। लेकिन अगर ये फुली पेमेंट है, फुली पेड अप कैपिटल है, तो मेरे से तो वो कहेंगे भाई साहब अगर तो तुम्हें 1 लाख शेयर चाहिए तो 10 लाख रुपए पूरे दो, अगर 8 लाख रुपए है तो 80,000 शेयर ले जाओ। मैंने कहा नहीं पूरे चाहिए 10 लाख, 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर। कहता ठीक है 10 लाख रुपए पे करो। मैंने कंपनी को 10 लाख रुपए पे कर दिए। अब मैं कंपनी को सारे पैसे दे चुका हूं। अब अगर कंपनी को लॉस होता है तो मेरे को पैसे जाएंगे। अब कंपनी मुझे नहीं कहेगी कि जनाब तुम्हारे से मैंने पैसे लेने थे, क्योंकि मैं कंपनी को सारे के सारे पैसे दे चुका हूं। अब ऐसे पहले ऐसे हुआ करता था, पहले ऐसे हुआ करता था जब पार्शियल पेमेंट होती थी, तो अब ऐसे नहीं हो सकता। वही बात बता रहा है। ओके, यहां तक बेटा मसला साहब। नॉमिनल वैल्यू बेटा कौन सी है शेयर्स की? ये वो वाली वैल्यू होती है जिसके ऊपर आपका शेयर इनिशियली क्या हो, ट्रेड हो। इट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, पार वैल्यू हम इसको कहते हैं, ठीक है। और मार्केट वैल्यू आपके पास क्या होती है, जो जितने का शेयर मार्केट में करंट रियल टाइम में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा हो। शेयर निकला 10 रुपए का, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट्स रेवेन्यू बहुत अच्छे थे, शेयर चला गया पहुंच गया तकरीबन 180 रुपए का। अब मार्केट वैल्यू कितनी है, 180, जबकि इसकी जो पार वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू वो कितनी है, 10 रुपए। गॉट इट? तो मार्केट वैल्यू क्या है जी, दिस इज द वैल्यू एट विच शेयर आर ट्रेडेड एट स्टॉक एक्सचेंज और अदरवाइज दिस इज यूजुअली हायर देन नॉमिनल वैल्यू। ठीक है जी। इसके बाद क्लासेस एंड काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, एक हमारे पास होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नाम सुना है ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस, इनमें क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क आपको इसके बारे में बता देता हूं। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि इसके जो होल्डर्स हैं, जो इसके शेयर होल्डर हैं, कौन से शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के मालिक हैं, कंपनी की मीटिंग के अंदर वो वोट डाल सकते हैं, कंपनी के लॉस हो जाए प्रॉफिट हो जाए उनका डिविडेंड उनके साथ मुंसलिक होता है। अगर कंपनी को लॉस हो जाए तो उस साल उनको प्रॉफिट नहीं मिलता, अगले साल अगर कंपनी को गेन हो जाए तो उनको उस साल प्रॉफिट मिल जाता है। कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो तो उनको भी डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा, कंपनी को कम प्रॉफिट हो तो उनको भी डिविडेंड क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ये किसके लिए है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए जनाब हम उसको प्रेफर करते हैं डिविडेंड के लिए, कि पहले हम अगर कंपनी को प्रॉफिट आया है तो पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देंगे, डिविडेंड देंगे, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ शेयर मिला करती है। प्रॉफिट कंपनी का ज्यादा है तो भी उतने पैसे, प्रॉफिट कंपनी का कम है तब भी उतने पैसे। और अगर किसी साल में कंपनी को लॉस हो जाए तो उस साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट नहीं मिला करती, लेकिन उसकी अमाउंट ड्यू हो जाती है कि अगर अगले साल कंपनी को प्रॉफिट होगा तो पहले पिछले साल का लॉस कंपनसेट किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, फिर इस साल के पैसे दिए जाएंगे और बाद में अगर कोई चीज बच गई तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स के लिए होगी। समझ आ गई बात की? नहीं वो उसकी तरफ अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, रिडीमेबल, हम प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, देखिए क्या कह रहा है, द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी may be divided into several different classes or there may be just one class of shares. Within each class of shares, all the share must be of the same fixed nominal amount. Requirement जनाब आपके पास, for example, ordinary shares in the company may be divided into 5 lakh shares, all of 10 each within the same class. There cannot be share for differing nominal amounts and all the shares carry equal rights and privileges.
अगर ए क्लास है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, अब ऑर्डिनरी में भी डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। हो सकता है कि क्लास ए को हम कहें कि जनाब आप वोटिंग राइट्स आपके पास हैं, आप वोट डाल सकते हैं। क्लास बी को कहें आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है आप, लेकिन आप वोट नहीं डाल सकते। समझ रहे बात? तो फिर ए के क्लास में जितने भी शेयर्स हैं तमाम की प्राइस पर शेयर सेम होगी, और क्लास बी के जितने भी शेयर हैं तमाम शेयर्स की प्राइस पर शेयर बराबर होगी। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि जो क्लास ए के शेयर्स हैं उनकी प्राइस क्लास बी के शेयर्स के बराबर होनी चाहिए। सेम क्लास है तो सेम क्लास में उनकी शेयर्स की प्राइस बराबर होगी। मिसाल के तौर पर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर क्लास ए, इसके पर शेयर प्राइस 10 रुपये। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर क्लास बी, इसके पर शेयर प्राइस 12 रुपये। वजह, क्लास ए के शेयर होल्डर्स जो हैं वो वोटिंग राइट्स नहीं है उनके पास, क्लास बी के शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स हैं, इस वजह से वो 2 रुपये ज़्यादा। समझ रहे बात की? विद इन क्लास अमाउंट शुड बी सेम। क्लास के अंदर जितने भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे बराबर होने चाहिए। डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ शेयर हो सकते हैं, डिफरेंट प्राइस उनके हो सकते हैं। ओके, रिक्वायरमेंट देखिए जी, a company having share capital shall issue only fully paid shares which may be of different kinds and classes as provided by its memorandum and article. Explanation जनाब क्या जी, company shall have more than one kind of share capital only if it has authorized capital in memorandum of all those kind। मतलब अगर मेंशन कर दिया गया ना मेमोरेंडम के अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि जनाब हमारे पास 3 कैटेगरी के शेयर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर है, हमारे पास प्रीमियम शेयर है, हमारे पास वोटिंग राइट शेयर है, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल में अगर मौजूद है तो ही हम लोग यहाँ पे शेयर की कैटेगरी बना सकते हैं। और यहाँ पे जनाब डिफरेंस है आपके पास ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के दरमियान। सबसे पहला वोटिंग राइट्स, जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डिनरी शेयर्स वोटिंग राइट्स होते हैं उनके पास और नहीं भी हो सकते, ठीक है। और जबकि दूसरा जो आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होते ही नहीं है, वो वोट डाल नहीं सकते, ठीक है जी। क्या क्या काम है कभी वोटिंग राइट्स होते हैं और मेरे पास नहीं हो सकते, प्रेफरेंस के पास नहीं। ठीक है। डिविडेंड राइट्स, ऑर्डिनरी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद डिविडेंड मिलता है। पहले किसको डिविडेंड दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। और प्रेफरेंस के लिए क्या होगा जनाब, उनको प्रेफर किया जाता है डिविडेंड देते हुए। वाइंडिंग अप, जब वाइंडिंग अप होने लगती है तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले जितनी भी अमाउंट है, जो भी हिस्सा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है, उनको वापस किया जाता है। बाकी अगर कुछ एसेट्स वगैरह बच जाए तो फिर वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, इसके बाद बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासेस, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर में डिफरेंट क्लासेस हो सकते हैं जिसके डिफरेंट राइट्स, अपॉर्चुनिटीज, ये सारा कुछ हो सकता है कि ये वोट डाल सकते हैं, ये वोट नहीं डाल सकते, ये लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, ये लोग मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, मतलब वो सारा कुछ होगा। लेकिन जो आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उसमें भी आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसका डिफरेंस जो है वो डिविडेंड के ऊपर होगा कि इसको डिविडेंड जो है वो ज़्यादा मिलेगा, इसको डिविडेंड कम मिलेगा, ठीक है। वोटिंग राइट्स के ऊपर उनका डिफरेंट क्लासेस बेसिस उनकी नहीं होगी। क्लियर? चलिए, इसको कल इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। किसी के कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ सकता है। ऑल ओके? चलें इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।